प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले PIA निजकारी मुशीर निजकारी मोहम्मद अली के मुताबिक हुकूमत को मजमूई तौर पर 55 अरब रुपए हासिल होंगे, जबकि नए मालिकान के ज़िम्मे 182 अरब रुपए के वाजिबात और एयरलाइन में ताज़ा सरमायाकारी की जिम्मेदारी होगी। आरिफ हबीब ने तैयारों की तादाद बढ़ाने और रोजगार में इजाफे का ऐलान भी कर दिया। क्या ये निजकारी वाकई कौमी एयरलाइन की बहाली का आगाज है? उधर मुज़ाकरात या महाजराई, सियासी डेडलॉक मजीद गहरा। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मशरूत पेशकश मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी PTI के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश ही नहीं, जबकि अलीमा खान ने वाजे किया कि मुज़ाकरात की बात करने वाला इमरान खान का नुमाइंदा नहीं होगा। क्या सियासत एक बार फिर बंद गली में दाखिल हो चुकी है? प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस का मामला, सियासी हुकूमत की अदालती महाजराई। ऑर्डिनेंस की मुअत्तली के बाद सूरत हाल संगीन हो गई। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बोन वज़ीर आला पंजाब पर खुलकर बरस पड़े। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खिलाफ बयान को अफसोसनाक करार देते हुए वापसी का मुतालबा कर दिया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है और उसके ऊपर ये जो अब नई डेवलपमेंट सामने आ रही है और जिस तरह से ये तैयारों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, कैसे डेवलप होता हुआ देख रहे हैं आप इसको? जी, ये PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है, ज़ाहिर है 20 साल में पहली मेजर प्राइवेटाइजेशन हुई है। और हमारे यहाँ इतनी सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई हुई है कि बहुत कम लोग रह गए हैं जो कि न्यूट्रल होके इसके ऊपर तजिया कर पाएँ। ये देखना पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, वो बंदे को भी देखना पड़ता है कि उसका किससे क्या वास्ता है। इस चीज़ पे बात चली गई हुई है, मगर बहुत साइड्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो है इसमें एक बहुत बड़ा तबका है और ज़्यादा भारी बड़ा तबका है जो ये कहता है कि जान छूट गई, ये ब्लीड कर रही थी इकॉनमी को। और इसके अलावा भी बाकी जो वाइट एलिफेंट्स हैं, ये तमाम पुराने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं, स्टील मिल समेत जो हैं, वो इनसे जान छुड़ानी थी। 50 अरब डॉलर का जो है, 50 अरब रुपए का जो है इसका सालाना औसतन जो है वो हमें पड़ रहा था, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था। कोई 15-20 साल में कोई 500 अरब रुपए के करीब तो PIA के अंदर जा चुके हुए थे। तो अच्छा है अगर ये चल पड़े और इससे रोज़गार भी निकले और टैक्सेस भी मिलें और सर्विस भी बेहतर हो जाए तो क्या हर्ज है। ये है इसका मस्बत पहलू। अब इसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इसको जिस तरीके से किया गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत बड़ा क्राइटेरियन के अंदर देखा जाता है कि जिसको दिया जा रहा है उसकी अहलियत चलाने की या उसका प्रायर एक्सपीरियंस, तजर्बा क्या था एयरलाइन को चलाने का। तो जो वहाँ पे जिसको मिला है आरिफ ग्रुप, जो आरिफ हबीब ग्रुप, ऑफ कोर्स चारों जो उसके अंदर कंसोर्शियम के अंदर कंपनियाँ, बड़ी मोतबर कंपनियाँ हैं और वो पाकिस्तान की बड़ी तरीन कंपनियाँ हैं, मगर वो बहरहाल एक की खाद चलाने के बिज़नेस में है, रियल एस्टेट के बिज़नेस में है, स्कूल चलाने के बिज़नेस में है, कैपिटल मार्केट चलाने के बिज़नेस में है। हवाबाजी में किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। हवाबाजी की जो एक्सपीरियंस था ये, और ये क्राइटेरियन में लिखा हुआ था कि या तो ये कंपनियां दिखाएंगी कि उनके पास 200 अरब डॉलर की इक्विटी मौजूद है या फिर उनका हवाबाजी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो वाहिद जो 4 कंपनियां जिन्होंने इनिशियली बिडिंग की थी, बाद में फौजी फर्टिलाइजर्स इसमें से निकल गई। यानी ये भी एक सवाल आता है कि वो क्यों बीच में शामिल कर ली गई, वो भी एक सवाल है। मगर एयर ब्लू जिस कंसोर्शियम का हिस्सा था, वो उनका ऑक्शन से एक दिन पहले अदालती फैसला आ जाता है कि उनके ऊपर कोई 5 अरब 45 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया जाता है। अभी उसकी मजीद वो अपील करेंगे। मगर बहरहाल 2010 में ये वाक़या एयर क्रैश हुआ था एयर ब्लू का, और ये साल से ये मामला चल रहा था। और एक दिन पहले जब फैसला आता है बिडिंग से, तो फिर घंटियां जो है ना टलियां खड़कती हैं। और हाल ही में हमने देखा है पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम जिस तरीके से ये मैनिपुलेट होता है, उसकी रोज़ की हम ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कहानियाँ रोज़ सुनते हैं कि उसके ऊपर जो है ना वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो फिर शक पड़ता है कि जनाब ये 15 साल से एक मुकदमा चल रहा था, एक दिन पहले ही ऑक्शन से आना। और उसके बाद एयर ब्लू क्लियरली जो है वो एक 6 बिलियन जब उनको ये
5.5 अरब रुपए की ठुक जाएगी तो ज़ाहिर है उनके पास कैश की एक प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने बिड जो अपनी डाली वो सिर्फ 26 अरब रुपए की डाली। एक भागने की क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, कि वो उनको ना उम्मीद है ना वो लेना चाहते हैं। अब ये पता नहीं उनसे मजबूरी कान मरोड़ के उनसे ये करवाया गया या नहीं, मगर ये फैसला एक मौजूद था और उनके पास ये एक्सपीरियंस था। तो एक तो ये मामला आ जाता है। दूसरा ये कि ये सवाल उठता है कि 10 अरब रुपया जो है जिसका उन्होंने 7.5 अरब रुपए के करीब जो है ना कैश देना है 90 दिन के अंदर, बाकी जो है वो 3 अरब साल के अंदर देना है। तो लोगों का ख्याल है कि जनाब ये कंपनी जो दी जा रही है उनको याद रहे कि उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान में उसकी अभी भी 9 अरब रुपए की इक्विटी है। उनके बैंक में जो इस दफ़ा पड़ा हुआ है जिसने ये 7 अरब रुपया देना है उसको बैंक अकाउंट में PIA के इस वक्त 9 अरब रुपया मिल रहा है। सो इक्विटी उनकी 9 अरब रुपए की है। साथ में ऑफ कोर्स बाकी एसेट्स ऑफ कोर्स जो है 33 जहाज़ हैं, 18 ऑपरेशनल वो हैं ही हैं, मगर बाकी जो उनके पास एसेट्स हैं उनके पास 170 जो है ग्लोबल स्लॉट्स हैं, 78 डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे उनके जहाज़ जाते हैं, 97 एयरलाइन डेजिग्नेशंस हैं। तो ये उनके पास ये एसेट की इसकी भी एक वैल्यू है। तो ये जो अगर एयर ब्लू बीच में रहती तो शायद 135 से भी ऊपर बात चली जाती। एक तो ये सवाल है और दूसरा ये कि ये कंसल्टेंट जो हैं, पहली तो बात ये है कि 3 अरब के करीब जो है ना तकरीबन अभी कंसल्टेंट को देने, अर्नेस्ट एंड यंग है गलबन इस दफ़ा की कंसल्टेंट। एक तो ये कंसल्टेंट पता नहीं क्यों रखे जाते हैं, 3 अरब ये अभी दिए जाएंगे और पिछले साल कोई 6-7 अरब रुपया पिछले साल भी इनको दिया गया जो एक बड़ी नाकारा किस्म की गई जब ये इसके 60% शेयर्स बेचे जा रहे थे। तो ये एक नहीं समझ आ रही कि ये कंसल्टेंट रखते क्यों हैं। अगर आपने ये कंसेशंस देनी थी कि आपने जहाज़ ख़रीदने पे सेल टैक्स भी माफ़ कर दिया, आपने लाइबिलिटीज़ भी ले ली, 600-650 अरब रुपए के जो लाइबिलिटी थी वो भी गवर्नमेंट ने ले ली, पेंशन्स भी ले ली। अगर ये एक मुनाफा बख्श किस्म की डील दे रहे हैं तो आपको कंसल्टेंट की क्या ज़रूरत है। और कंसल्टेंट तब लोकल कंसल्टेंट रख लें ना, सस्ता वाला रख लें। या तो ये होता कि ये बाहर से डॉलर्स में लेके आते ये कंसल्टेंट तो हम कहते जी ये बड़ा कमाल है। पर बहरहाल मैं गैर ज़रूरी नुक्स नहीं निकालना चाहता कि अब ये चारों बड़े पाकिस्तान के मोतबर कंपनियां हैं, ग्रुप्स हैं, इनकी रेपुटेशन भी एट स्टेक है कि इनको ये करके दिखाना पड़ेगा आप और हम ये इसको अब फॉलो करते रहेंगे। और एक और जो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो ख्याल है कि सिर्फ ये 9 अरब रुपया 10 अरब रुपया देंगे, ये नहीं, उनको गालबन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है 83 अरब रुपए के करीब जो हैं, जो लाइबिलिटीज़ जो हैं, जो ड्यूज़ हैं वो दे के डील फाइनलाइज होगी। सो ये नहीं है कि वो 10 अरब रुपया दे के जो है वो PIA के मालिक बन जाएंगे। उनको ये इसकी जो ड्यूज़ और लाइबिलिटीज़ का कोई तकरीबन 83 अरब देना पड़ेगा। पर बहरहाल अगर इसका पूरा ब्लूप्रिंट आ जाता विद टाइम लाइन के 5 साल का कि किस तरीके से ये जो बाकी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करना है जो उनसे लिया नहीं गया कि वो सरमाया करी करेंगे, किस वक्त में कहाँ कैसे खर्च करेंगे, तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाती, ज़्यादा बेहतर आ जाता। जी बिल्कुल आमिर साहब, और अगर आपकी इजाज़त हो तो हम एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम इसके ऊपर डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी 92 न्यूज़ रियाजुल हक साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। रियाज बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। ये प्राइवेटाइजेशन जो PIA की हुई है हम उसको बड़ा मुस्बत देखना चाहते हैं और अच्छी बात है। तमाम लोग, बहुत बड़ा तबका कह रहा है कि शुक्र है कि ये जान छुट गई, ये हर साल का जो 50 अरब रुपये का औसतन जो वो देना पड़ता था। मगर हम इसलिए ज़्यादा थोड़े से सस्पिशियस रहते हैं कि एक हमारी प्राइवेटाइजेशन की एक हिस्ट्री है और वो कोई इतनी दरख्शां नहीं है। और ख़ास तौर पे इस हुकूमत की भी एक हिस्ट्री है प्राइवेटाइजेशन की। MCB का आज तक जो है लोग जिक्र करते हैं कि वो 3रे नंबर पे था और वो जो है दे दिया गया पहले और दूसरे को इग्नोर करके, हालांकि उनकी बिड जो है ज़्यादा बेहतर थी और बाद में उनको कॉम्पनसेट किया गया।
तो कैसे देखते हैं इसको? जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम सब ज़ाहिर है हम चाहेंगे पाकिस्तानी मईशत का पहिया बेहतर हो, मामलात बेहतर हो और चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो अच्छी जो है वो जानिब गामजन हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अहमद नवाज सुखेरा जो फॉर्मर जो सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन जो कमीशन है वो, और बाद में हमने देखा कि वो रिटायर हुए कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पे, उन्होंने कल एक दो ट्वीट भी किए। वो बड़े मानी खेज हैं कि तकरीबन 2000 जो पीआईए की जो तबाही थी, जो फिगर्स बताते हैं, मोहम्मद अली साहब भी ये जिक्र कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, वो 2010 से के बाद जो है वो स्टार्ट हुई। और 2016 में पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट की एक जो है वो पार्लिमानी एक कमेटी बनाई गई। उस के बाद अचानक क्या हुआ, उस सुखेरा पार्लिमानी साहब, कमेटी वैसे से पूछा आपकी जाए। बात काट रहा हूं मैं, सुखेरा साहब ने वो पार्लियामेंट्री कमेटी पे डाल दी, वो उन्होंने जी क्लियरली नहीं कहा। मैं बता देता हूं, या उस वक्त जो जब ये प्राइवेटाइजेशन के सेक्रेटरी थे सुखेरा साहब, तो वजीर जो थे मोहम्मद जुबैर थे। वो हमारे प्रोग्राम में बता चुके हुए हैं और ट्वीट भी कर चुके हुए हैं कि इसहाक डार थे उस कमेटी के थ्रू। इसहाक डार ने ही पुट हिज फुट डाउन और उनकी वजह से ये मामला रुका था। तमाम चीज़ें तैयार थी और उनके बकौल इवन नवाज शरीफ साहब भी तैयार थे, मगर इसहाक डार वाज द पर्सन हु स्टॉप्ड इट। प्लीज जारी रखिएगा। बिल्कुल ऐसे में मैं उस तरफ बिल्कुल आ ही रहा था। आपने नाम ले ही लिया कि डार साहब जो है वो के मुतालिक कहा जाता है। बहुत से उस वक्त के जो पार्लिमानी अरकान से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि डार साहब अगर उस वक्त जो है रुकावट ना डालते तो सब उसमें तैयार थे। तो उसका नुकसान ये हुआ कि 2016 में जो चीज़ हम कर सकते थे उससे लेकर जो है उसके बाद ऑनवर्ड जो है हमें 500 अरब से ज्यादा का एक किस्म का जो है वो नुकसान आगे बर्दाश्त करना पड़ा। तो अगेन जो है वो कुछ लोगों की अना जो है वो सामने आई और ये चीज़ जो अब हम जो है ना वो धक्का दे के हमने एक चीज़ को निकाला है, उस जमाने बहुत ऐसा अंदाज में हो सकता है। तो मेरा ख्याल है ऐसी चीजों की किसी जमाने में कभी इंक्वायरी या कुछ हुआ तो पता चला कि खुल के सामने आएगा कि कौन से किरदार से उनके इंटरेस्ट क्या थे जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े एक नेशनल जो है वो कॉस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाया। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसे भी है ये चीज जो है वो हो गई, जैसी भी अंदाज में हो गई। अब आपकी वाली बात है कि अच्छी जो है वो मेरा ख्याल नाम सबसे वाली बड़ा इसका टेस्ट ये होगा कि ये बहरहाल ये जो कंसोर्शियम है इसके अंदर पाकिस्तान की बड़ी तरीन जो कंपनियां, उनकी अपनी रेपुटेशन एट स्टेक है। अगर वो डिलीवर करेंगे, ये चल रही होगी, तो किसी को मौका नहीं मिलेगा इसके ऊपर सवाल उठाने का, हमारे समेत। मगर मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो है सियासी सूरत हाल है बड़ी गंभीर कि दोबारा ये हर थोड़े अरसे बाद यह इस तरह की बातचीत चल बढ़ती है कि जनाब ये कोई दोबारा गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले ये जो है तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो तहरीक है उनकी तरफ से ये आया कि जनाब अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। उसके बाद फिर अलीमा बीबी की तरफ से बड़ा इमरान खान को कोट करते हुए जो है एक बयान आया कि जो भी बातचीत के लिए तैयार होगा वो हम में से नहीं होगा। और मैं सुहेल अफरीदी का देख रहा था, हमारे इब्तदाइये में एक कोट दिखाया गया कि जनाब हमारे लिए हम तो सिर्फ इमरान खान की सुनेंगे। और इस वक्त टिकर्स भी चल रहे हैं कि नया जो इजलास तहरीक का हुआ है तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों का, और वो दोबारा गुफ्तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम गुफ्तो शनीद के तरफ मौका देंगे। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये क्या गुफ्तगू होनी है नहीं होनी है, मगर इम्पॉर्टेंट बड़ा है कि मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम आए। मैं कुछ बुरी खबरें देना चाह रहा हूँ इकॉनमी का, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो इकॉनमी पे आ रहा है। और लेटेस्ट जो स्टेटिस्टिकल ब्यूरो के फिगर्स हैं ये बड़े डरा देने वाले आए हैं कि इस वक्त जो हमारा ट्रेड गैप है, जो खसारा बरामदात और दरामदात का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले 5 महीने में वो $15 बिलियन, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 33% है। ट्रेड डेफिसिट 33% पिछले साल के मुकाबले में बढ़ गया है। और जिसकी वजह बुनियादी ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं, और ये मेरे सामने पड़ी हुई है औरंगजेब साहब का बयान, वो कह रहे हैं हम एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बना रहे हैं। एक्सपोर्ट्स के फिगर ये हैं कि तकरीबन 15%, 14.54% जो है पिछले साल के मुकाबले में वो एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे गई हैं। और इंपोर्ट्स जो हैं तकरीबन 14%
वो बढ़ी हैं, जिसकी वजह से ये ट्रेड का ये डेफिसिट, ये खसारा आ गया है। अब ये बहुत बड़ा खसारा है, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। और अभी मैं सुन रहा था हफीज़ पाशा साहब को, जो वो ये कह रहे थे कि जनाब मुझे उनके एस्टिमेट्स में IMF ने हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको 3.5 से उन्होंने 3% पे ले आए हैं। उनका ये पाशा साहब का ख्याल था कि ये 2-2.5% से ज़्यादा इस दफ़ा फ्लड्स की वजह से और बाकी वजूहात की वजह से ये इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। और ये पाशा साहब पहले ये भी कहते रहे हैं कि अगर हमने बेरोज़गारी जो 22% सेंसस के अंदर बताई गई थी और 45% जो हमारा पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं, 11 करोड़ लोग 2 वक्त की जिनको रोटी नहीं मिल रही, अगर बेरोज़गारी और गुर्बत कम करनी है उसके लिए हमें कम से कम 6% हमें जो है ग्रोथ चाहिए, शरह नमू जो है 6% चाहिए। और तमाम लोग कह रहे हैं कि जनाब हम 3 साल तक भी जो है ना 2.5% से ज़्यादा ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे। जी आप जो है रियाज आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शफीउल्लाह जान, मावने खसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। मैं उनको भी वेलकम करेंगे। रियाज आपकी इजाज़त से शफीउल्लाह जान से ही पूछना चाहूँगा कि शफी बहुत बहुत एक तो शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का, आपने वक्त दिया। हम आपके ज्वाइन करने से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इकनॉमिक सिचुएशन बहुत जो है ना उसकी बुरी हालत है और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी चाहिए। हमें ज़रा कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म के बयानात आ रहे हैं। एक तरफ से कल हलीमा बीबी की तरफ से आया है कि इमरान खान ने ये कहा है कि जो भी बातचीत करेगा वो हम में से नहीं। अभी टिक्स चल रहे हैं कि नए इजलास में तहफ़्फ़ुज़ आइन, एक तो बड़ा मुश्किल नाम रखा हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, मैं अड़ जाता हूँ, उनकी तरफ से वो दोबारा बातचीत के इशारे दे रहे हैं। असली सूरत हाल क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक इकोनॉमिक कंडीशन की बात है कि जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है तो ये सारी चीज़ें सारी कौम के सामने हैं। अगर आप GDP देख लें, आप एक्सपोर्ट्स देख लें, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें, आप क्रेडिट जो है वो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव शो हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही। 38 दौरे शहबाज शरीफ ने की है पिछले 1.5 साल में और उसमें से सिर्फ $1 भी ये नहीं लेके आए। मैंने कल भी एक मीडिया टॉक पे ये बात की, अगर हम किसी मांगने वाले को भी बाहर भेज देते और वो इतने दौरे कर लेता, वो भी कुछ ना कुछ ले आता। तो दुनिया तो आप पे एतमाद करने को तैयार नहीं है क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। उनको भी ये पता है कि जिस तरीके से ये आए हुए हैं, ये गैर आईनी तरीके से आईनी ओहदों पे बराजमान तो हो गए हैं, लेकिन वो दुनिया की नज़र में जो है वो इन पे एतमाद का जो है बड़ा फुकदान है। कल जो PIA जिस तरीके से ये प्राइवेटाइज कर गए हैं, और अगर आप प्लस माइनस कर दें, ये 135 अरब रुपए में तो प्राइवेटाइज हो गई है, जिसमें 10.8 अरब रुपए जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट को मिलेंगे। उसमें भी फिर कुछ कटौतियां होनी है। सेल टैक्स उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया है, उसके जो वाजिबात है वो गवर्नमेंट के जिम्मे हैं। 10,000 एम्प्लॉयज़ है, 1 साल बाद वो गवर्नमेंट के जिम्मे आने हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप प्लस माइनस कर लें तो इस जिस कीमत में ये प्राइवेटाइज हो गई है उस कीमत में सिर्फ एक नया तैयारा ही आ सकता है। और अभी हमारी फ्लीट में PIA में 38 तैयारे हैं। तो ये सारी चीजें सारी कौम तमाशा देख रही है। ये कह रहे हैं कि हमने मोटरवेज बनाए, हमने एयरपोर्ट्स बनाए, तो वहीं ये एयरपोर्ट्स वहीं मोटरवेज आप बेच भी रहे हैं, PIA आपने बेच दी है, अब आगे चीजें भी ये प्राइवेटाइज करेंगे। जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है, आमिर मतीन साहब, आपने देखा होगा 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस थी जो इस वक्त जिसको महमूद खान अचकजई साहब ने होस्ट किया। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को वहां इनवाइट किया गया और आपने ये भी देखा होगा कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस वहां पे मौजूद थी, सिवाय उनकी जो गवर्नमेंट में थी उनको इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि हम समझते हैं कि वो फरीक हैं। जहां तक तहरीक की बात है, तहरीक के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारियां जो है वो महमूद खान अचकजई साहब को और अलामा नासिर साहब को इमरान खान साहब ने सौंपी हुई हैं। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई साहब हमारे अपोजिशन लीडर है, अलामा साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर है, लेकिन बदकिस्मती यहाँ भी देख ले कि कौमी असम्बली का स्पीकर जो बारहा मुज़ाकरात की दावत तो देता है लेकिन वो एक नोटिफिकेशन नहीं कर सकता जो कि महमूद खान अचकजई साहब का है, क्योंकि वो कहीं और से फैसले के इंतजार में है। अगर वहां से हामी भर ली जाती है तो ये नोटिफिकेशन कर देंगे, अगर वहां से हामी नहीं भरेंगे तो ये नोटिफिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बेख्तियार है, ये बेबस है, ये डमीज है।
मुज़ाकरात होते हैं, मज़ाहमत होती है, तहरीक चलती है, धरने का प्लान होता है, इस्लामाबाद आने का प्लान हो, चाहे पिंडी की तरफ जाना हुआ या खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करनी हुई, ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अचकज़ई साहब के जिम्मे हैं। वो शफी जो भी जान, तहरीक का ऐलान करेंगे। मैं आपसे यही सवाल स्पेसिफिक दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये हमें भी यही बताया गया था और आप भी यही फरमा रहे हैं कि ये महमूद खान अचकज़ई साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मगर कल जो लीमा बीबी का बयान था बड़ा वाज़ेह था कि इमरान खान की तरफ से जो मैसेज आया है, एक आधी मुलाकात जो हो पाई है कि जी जो भी बातचीत करेगा वो हम में से नहीं, बड़ा वाज़ेह वो भी है, तो कन्फ्यूजन है एक। देखिए, जो मुज़ाकरात की जो बात है तो उसके लिए शराइत हैं, वो गैर मशरूत नहीं है। अगर आप अलीमा बीबी की पूरा वो इंटरव्यू देख लें या वो एक क्लिप जो चल रहा है उसके आगे आप उसके क्लिप्स देख लें, तो अलीमा बीबी ये बात करती हैं कि जी जो हमारी शराइत हैं कि जो 8 तारीख को हमारा मैंडेट चोरी हुआ, अगर गवर्नमेंट उस पर बात करने को तैयार है, गवर्नमेंट नए इलेक्शन की तरफ जा सकता है, उस पर बात करने को अगर वो तैयार है, नए ECP के अंडर, और इमरान खान साहब तक रिसाई जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब की हो, उनकी बहनों की हो, पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप की हो, CM सुहेल आफरीदी साहब की हो, तो ये तमाम तर शराइत जो है वो मुज़ाकरात के साथ अटैच है। ये गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं है। अगर इन शराइत पे गवर्नमेंट बात करने को तैयार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वरना मजम्मत ही हमारे पास आखिरी रास्ता बचता है जिसके लिए हम सब तैयार हैं। वैसे इसका जवाब तो तकरीबन ये ख्वाजा आसिफ साहब की मेरे सामने स्टेटमेंट पड़ी हुई है, उन्होंने तो तकरीबन जो है ये इनकार ही कर दिया है कि जनाब ये इनसे बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने भी जो बयान दिया है उन्होंने भी कहा जायज़ शराइत, और हमें पता है कि वो जब जायज़ शराइत कहते हैं तो उसका होता है कि आप जो है तकरीबन यही होता है कि बस अगर खान साहब घर में जाके बैठ जाएं और कोई मुकदमात में वापसी ना मांगें तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये तो ना करने वाली बात हुई है, इसके ऊपर तो कोई बहान नहीं है। आमिर साहब, इस वक्त देखिए, अगर आप देख लें पाकिस्तान के एक सियासी सिनेरियो को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वोटर के एतबार से, सीटों के एतबार से, स्ट्रीट पावर के एतबार से इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर है। अगर देखें, एक चोरी भी इन्होंने की, मैंडेट भी हमारा चुराया, अब हम उस मैंडेट पे बात भी ना करें, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये महमूद खान अचकज़ई ने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि ये आप मेरे घर को लूट लें, घर का सामान भी ले जाएं, और फिर जब बात करने का टाइम आए आप कहें कि नहीं सामान को छोड़े बात करते हैं, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो इस बारे में हम बहुत ज्यादा क्लियर हैं और हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है। मुज़ाकरात उसी सूरत होंगे कि ये 8 फरवरी को जो मैंडेट चुराया गया है उस पर बात होगी या फिर फ्रेश इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे। अगर इनमें शराइत में गवर्नमेंट कोई शर्त या इस शराइत पे बात करने को तैयार नहीं है तो ठीक है, हम भी मुज़ाकरात के लिए नहीं तैयार, हम मजम्मत की तरफ जाएंगे। जो तमाम तर जिम्मेदारी उस हवाले से भी महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, वो जो भी प्लान देंगे, धरने का प्लान देते हैं, इस्लामाबाद मार्च का प्लान देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करनी हुई, हमें पिंडी की तरफ आना पड़ा, हमें फैजाबाद पे बैठना पड़ा, जो भी वो फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत, मरकजी क़ियादत, CM सुहेल आफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कंप्लीटली उसको बैक करेगी। शफी जान, जो दोनों तरफ के बयान अगर देखें तो क्लियरली लगता है कि ऑप्शन आपको ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो तहरीक चलाने वाली या जिस तरीके से भी आप करना चाहें वही ऑप्शन लगता है कि करनी पड़ेगी। यहाँ एक इशू ये है कि इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है बलूचिस्तान में और KP में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो वाक़या अभी करक में जिसमें 5 हमारे सिपाही पुलिस के सिपाही शहीद हुए हैं और TTP ने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है, ये भी उसकी निशानदेही करता है, तो याद दहानी कराता है ये वाक़या। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी सिक्योरिटी की आ जाती है जितनी वफाक की और बाकी इदारों की है। तो ये कैसे बैलेंस कर पाएगी सुहेल आफरीदी और आपकी गवर्नमेंट KP के अंदर दोनों चीज़ों में, लॉ ऑर्डर भी रखना है और साथ में अपनी तहरीक भी चलानी है? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब के आने से एक चीज़ बड़ी मुस्बत हुई है कि पूरी तहरीक इंसाफ मुत्तहिद हो गई है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ है। जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है तो उसमें ग्रुपिंग भी होती है, उसमें छोटी छोटी इश्यूज भी होते हैं, लेकिन वाहिद सुहेल आफरीदी साहब है जिस पे सारी तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, इत्तेफाक से है। और खैबर पख्तूनख्वा को एक नई उम्मीद मिली है सुहेल आफरीदी साहब की शक्ल में।
मैं अक्सर ये बात करता हूं कि सोहेल आफरीदी साहब की शक्ल में लोग इमरान खान को देख रहे हैं। आपने कवर किया होगा हमारे जलसों को, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक मैस मोबिलाइजेशन हो रही है। पहाड़ का जलसा, पेशावर का, करक का, चार सदे का, खैबर का, तो उसमें एक बड़ी क्लियर आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अभी भी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो सोहेल आफरीदी साहब की तरफ देख रहे हैं, वो इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं। तो तहरीक के हवाले से तो हमें कोई टेंशन नहीं है। सोहेल आफरीदी साहब ग्रास रूट लेवल से आए हुए हैं, ISF से, यूथ विंग से यहाँ तक पहुंचे हैं और वो इसके एक्सपर्ट हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की बात हुई, स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सोहेल आफरीदी साहब को दी गई, तो स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो भी उसकी तैयारियां भी जारी है। ISF से हमारी मीटिंग्स हो गई हैं, आज हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग थी, उसमें भी ये बात डिस्कस हो गई है, तंजीमों से मुलाकातें हो रही हैं। हम, आपने देखा होगा सोहेल आफरीदी मुख्तलिफ बाजारों में जा रहे हैं, हम लाहौर जा रहे हैं। अच्छा शफी जान, लेकिन एक चीज हम इग्नोर नहीं कर सकते कि देखिए जलसों का मोमेंटम और है, PTI जलसे कर लेती है, लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि PTI उस तरीके से नहीं कर पाई है। तो ये स्ट्रीट मूवमेंट किस नई स्ट्रैटेजी से होगी कि आपको लग रहा है कि इसके नताइज कुछ मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि पिछले ऑप्टिक्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे? देखिए, इसलिए ये जिम्मेदारी जो है वो सोहेल आफरीदी साहब को दी गई है। इमरान खान साहब ने डायरेक्टली सोहेल आफरीदी साहब को ये मैसेज दिया है कि वो तैयारी करें, और हम तैयारी भी कर रहे हैं, हम इसको मजीद रिफाइन कर रहे हैं, हम मशवरे कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि हमारे ISF से मीटिंग्स हो गई हैं, आज पार्लियामेंट्री मीटिंग हो गई है, तंजीमों से मुलाकातें हो रही है, हम लाहौर जा रहे हैं, मुख्तलिफ बाजारों में आप देख रहे होंगे सोहेल आफरीदी साहब को। तो ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है ये करीब आपको सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी, जो कि बहुत बड़ी तहरीक की एक नवीद होगी। जहां तक सिक्योरिटी की, इससे पहले आपने जिक्र किया, बिल्कुल जब तहरीक इंसाफ की यहाँ पे गवर्नमेंट आई और सोहेल आफरीदी साहब के आने के बाद भी आपने देखा होगा सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, अमन और अमान की सूरत हाल है। हमारा डे वन से ये स्टैंस है और आज भी ये स्टैंस है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो वाकयात हो रहे हैं, करक का वाकया हुआ और ये इससे पहले मजीद कुछ वाकयात भी हुए थे, तो इस तमाम चीजों को देखते हुए सोहेल आफरीदी साहब ने CTD की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, स्पेशल ब्रांच की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 31 अरब का पैकेज दिया है। और हमें लग रहा है कि पुलिस पे एतमाद करने से आप अभी आप फरमा रहे थे कि आपने ये मोबिलाइजेशन करके आप एक मैसेज दे रहे हैं, यहाँ से जो वफाकी गवर्नमेंट है या नून लीग है ख़ास तौर पे, वो भी एक बार बार ये मैसेजेस आ रहे हैं कि एक तलवार आपके ऊपर गवर्नर राज की भी लटक रही है, और वो बार बार वो भी मैसेज देते हैं कि जनाब अगर एक हद से ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ी तो हम ये आपकी गवर्नमेंट जो है इसको डिसॉल्व करके गवर्नर राज लगा देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, यही तो वही मसला है कि एक साइड पे ये धमकियां देते हैं और एक साइड पे ये मुज़ाकरात की ऑप्शन हमें देते हैं। देखिए, गवर्नर राज की जहां तक बात है तो गवर्नर राज तो हम पहले भी कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल अगर किसी को लगाने का शौक है, ये एडवेंचर ये करने जा रहे हैं, बिल्कुल अपना शौक पूरा कर ले और ये एडवेंचर मिस एडवेंचर साबित होगा। इतना आसान नहीं है कि ये हुकूमत हमें कोई खैरात में तो नहीं मिली। मैं अपना हल्का जीत के आया हूं, मैंने 15 साल मेहनत की है, मुझे इमरान खान का वोट पड़ा है, इसी तरह सोहेल आफरीदी साहब को इमरान खान का वोट पड़ा है। यहाँ पे जो 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट है वो इमरान खान साहब का मैंडेट है, कोई खैरात में तो नहीं मिली ये हुकूमत और ये मैंडेट। अगर ये ऐसे कोई एडवेंचर करेंगे ये तो ये मिस एडवेंचर साबित होगा। आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो सड़कों पे होंगे और ये चीज इनसे संभल नहीं पाएंगे। हम गवर्नर हाउस का भी मुहासरा करेंगे, हम गवर्नर का भी मुहासरा करेंगे, और ऐसी कौन सी गैर आईनी गैर कानूनी चीज सोहेल आफरीदी साहब ने कर दी है जो गवर्नर राज की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम मेंटली हर चीज के लिए तैयार हैं, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया शफी जाना, आपने हमारे लिए वक्त निकाला जी। और यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक साहब। जी आमिर साहब। जी, ये पंजाब के अंदर जो है एक बड़ा महाज ही खुल गया है, और महाज खुला है जो इस दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब की बहुत ही आयरन लेडी मरियम नवाज़ के दरमियान में, कि पंजाब के अंदर इसका बैकग्राउंड सबको पता ही है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऑर्डिनेंस हाल ही में प्रॉपर्टी ओनरशिप का लेके आया गया और उसकी बहुत तशहीर भी की गई कि जो सालों से और दहाइयों से एक बहुत बड़ा मसला पूरे पाकिस्तान का है, पंजाब में ख़ास तौर पे, कि जो कब्ज़े की ज़मीनें हैं उसके जो है फ़ैसले
तो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जो है डीसी बहादुर साहब बैठ के वो निपटाने उन्होंने शुरू कर दिए उस ऑर्डिनेंस के तहत। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसका बहुत क्रेडिट भी लिया कि हमने ये इसको रिफॉर्म कर लिया है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस लाहौर जो हैं वो हाई कोर्ट की जो हैं जस्टिस नीलम साहबा, उन्होंने उसका नोटिस लिया और ये अपनी ऑब्जर्वेशंस में कहा कि ये कैसे ये अदालतों के अंदर मामलात हैं, तो कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के ये फैसले कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से तो जाती उमरा ये दिनों और के अंदर जो है उसका कब्ज़ा भी जा सकता है और कोई भी किसी की शिकायत करके तो ये कब्ज़ा लिया जा सकता है। उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहबा का भी बड़ा ही सख्त बयान आया कि ये इख्तियार है असम्बली का कि वो जो है इस तरह का कानून बनाए और इससे कब्ज़ा माफिया को जो है ताकत मिलेगी अगर इस ऑर्डिनेंस को रोका गया। अभी जो है एहसन बून साहब ने जो है वहाँ पे पता चला है कि जो कानूनी बरादरी है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हमायत में खड़ी हो गई है और पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल और लाहौर बार एसोसिएशन, ये इसमें से अक्सर बार जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ हमायती हैं और उनकी हमायत से जीती हैं ये इलेक्शन। एहसन बून ग्रुप लार्जली जीता है और एहसन बून साहब ने इस पर क्या कहा अगर वो सुनवा सकें। हुकूमत पंजाब के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदा और बचगाना रवैया के खिलाफ है। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबा ने एक आर्डर पास किया प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से, जिसके जरिए सूबे के इंतहाई जो बासर लोग हैं, MNAs, MPAs, मुतलका DCs के जरिए वो अपनी कब्जा माफिया की जो अपनी उनकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए कर रहे थे। और वो कानून तमाम जो हमारे फेडरल लॉज हैं इन सारों को रिडंडेंट कर दिया। बिल्कुल इस सारे अमल की मजम्मत करता हूं और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करता हूं कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लें। जी, एक और इंटरव्यू में दुनिया अखबार के साथ एहसन बून साहब ने इससे भी बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि चीफ मिनिस्टर साहबा को उनके मशीरान जो हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं। रियाज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि हमने माजी में देखा कि मातल अदालतों के जजों ने की भी छोटी सी अगर बेइज्जती क्या उनके मुतल्लिक कोई रिमार्क्स आते थे तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे माफिया मंगवाई गई। और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हम देखते हैं कि तौहीन अदालत के मुकदमात चल रहे हैं। तो ये तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये मामलात किधर जा रहे हैं? देखिए आमिर साहब, मैं इस मामले को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देख रहा हूँ और उन तमाम हाई कोर्ट बार्स हो गई या सुप्रीम कोर्ट बार हो गई या पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह, इनका अचानक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जो आलिया नीलम साहिबा है चीफ जस्टिस, उनके पलड़े में अपना वो डालना सारा कुछ, तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से इसकी मुखालफत की गई है और ये मतलब एक मतलब भुट्टो साहब के जमाने में हमने सुना था बड़ा फेमस जो है वो लैंड रिफॉर्म्स हुई और फ्यूडल से जमीनें छीनने वाला मामला जो सारा कुछ था, अब ये पंजाब में जो हो रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज से लेकर जो पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं पंजाब में जो बड़ी तादाद में, पूरे मुल्क में वैसे, वो बेचारे सालों से दहाइयों से फंसे हुए हैं, उनको अपनी जमीन नहीं मिल रही। तो ये एक इकदाम था, एक कोशिश थी। अब अगेन इस पे बात हो सकती है कि इसको टेक्निकली कितना बेहतर किया जा सकता था, क्या डीसी इतने एम्पावर्ड थे या वो भी बायस थे, लेकिन इस तरह अचानक जो है वो उसको जो है वो फारिग कर देना, फिर उसके बाद सारा पलड़ा जो है वो वकला का और वो वकला बरादरी का जो है वो उसके के हक में और मरियम के खिलाफ जा रहा है। तो ये मुझे जो है वो इसके इशारे मुझे मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो एक किस्म के नजर आ रहे हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। सारा मामला जो है वो मरियम को शायद कुछ सबक सिखाने वाला मामला है या वो मुझे जो आप जो इशारा कर रहे हैं, मेरे सामने एक एक्सप्रेस अखबार की स्टोरी पड़ी हुई है, असरात मलिक साहब की, बड़े मुतबर साफ़ी हैं, उनका उल्टा आप जो कह रहे हैं उससे उल्टी ये स्टोरी निशानदेही कर रही है कि उनके मकौल सूबाई हुकूमत के लिए साजगार अदालती माहौल की वजह से ये मुमकिन तब्दीली जो है हाई कोर्ट में भी हो सकती है
क्योंकि इस वक्त जो एक एग्जेक्टिव का होल्ड है जुडिशल काउंसिल के अंदर, और जुडिशल काउंसिल कमीशन का जो इजलास है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो रहा है, और वहाँ पे इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजों की मुस्तकिल बनाने के ऊपर गौर किया जाएगा। तो ये इधर में जा सकता है, मगर इम्तिहान तो ये चीफ जस्टिस साहबा का भी है कि उनके मतलब जो रिमार्क्स आए हैं माजी के अंदर वो बहुत इन चीज़ों पे ऊपर जुडिशरी हमने देखा नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, अभी अब फिलहाल खामोशी है। बिल्कुल ऐसे ही आमिर साहब, ये अगेन इट कैन गो आइदर वे। असनात आपकी स्टोरी हमारे कोलीग ने, मैंने सुबह पढ़ी थी, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है वो वाला भी, लेकिन दूसरा एंगल भी हमें इग्नोर जो है वो नहीं करना चाहिए कि अचानक जो है वो चीजें जो है वो लाइन अप हो गई हैं सीएम के अगेंस्ट, और एक किस्म का जो है वो हमें बाकायदा तौर पर एक बयानिया नजर आ रहा है सीएम के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें मुझे कुछ बहुत ज्यादा जो है वो मस्बत रुख की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। जनवरी में यकीनन बहुत सी अदालती हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में चीजें होनी है, मगर ये एक मामला जो है जो रियाज कह रहे हैं आमिर साहब, वो यही कह रहे हैं कि ये कैन गो ईदर वे, ये किसी भी तरफ जा बिल्कुल सकता अभी है। ये मामला, मगर ये एक थोड़ा सा संजीदा मामला होता जा रहा है कि ये अदालत के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक दरार नज़र आ रही है, और एक तरफ इदारा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है। रियाज का ख्याल है कि ये उनकी इख्तियार को कट डाउन करने के लिए है, मगर जो अदालत की तरफ से इशारे और आज जो है संबून साहब की वो दरमियान में उनके मशीरान पे अटैक लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अदालत के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर जो है अदालत ने चीफ जस्टिस साहबा ने बुला के बड़े सख्त रिफाक उनके मुतालिक बताए कि इनका बस चले तो ये आइन भी तब्दील कर दें। और एहसन बून साहब ने भी ये कहा कि चीफ मिनिस्टर साहबा को उनके मशीरान जो हैं वो गलत मिसगाइड कर रहे हैं। जी रियाज, आप बाद में मुकम्मल कर लें अपनी। जी बिल्कुल, आप जो यही बात लेकर जा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है कि अब ये जो बात है, सारा मामला है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो सीएम साहिबा को टारगेट करने के वाले से हो रहा है। तो बात मुशीरान तक आ रही है, ज़ाहिर डायरेक्टली इस तरह नहीं आ सकते, और डायरेक्टली अगर सीएम पे होगी तो ज़ाहिर उसका बड़ा ब्लोबैक भी हो सकता है। तो मुशीरान है, लेकिन हमें पता है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा किस तरह चीज़ों को जो है वो टेक ऑन करती हैं, हमें स्क्रीन पे और अखबारों में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आपको आने वाले कुछ अर्से में पता चल जाएगा कि चीजें जो है वो आस्ता आस्ता जो थ्रेड्स हैं वो बड़े वीक होना शुरू हो गए हैं, और मामलात को बहुत ज्यादा उस तरह नहीं है जिस तरह जो है वो ज़ाहिर कुछ तकरीबन साल पहले इशारे तो फिर रियाज वफाक में भी कि इकानमी के ख़ास तौर पे चलाने के हवाले से वफाक के मुतालिक भी जो इशारे आ रहे हैं, और कोई वो छुपे हुए इशारे नहीं हैं। हाल ही में SIFC के चीफ ने जो सीधा उन्होंने बिल्कुल बरमला इसका इजहार किया है कि इकानमी का जो मॉडल है वो ठीक नहीं है, और आपके जो शुरू में सेगमेंट के हम बता रहे थे कि स्टेट ऑफ द अफेयर्स के ग्रोथ भी नहीं हो पा रही, और एक्सपोर्ट ये जो ट्रेड डेफिसिट भी ठीक नहीं है। हम सिर्फ इस वक्त जो है रेमिटेंसेस के ऊपर ये पुल्क मुरा चल रहा है। मगर एक और स्टोरी है, मैं चाहूँगा कि उसके मतलब भी बात कर ली जाए कि लाहौर के अंदर जो है पुलिस मुकाबलों का पहले ही एक रुझान है। रिसेंटली जो है लाहौर के अंदर जो है एक खातून है, उनके तीनों बेटे, अगर इसकी तफसील आप मैडम पढ़ दें। जी, जो तीनों बेटे हैं, 3 बेटों की वालदा हैं जिन्होंने IG पंजाब CCD के सरबराह के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है, और CCD ने 3 बेटे, 1 दामाद और भाई को जाली मुकाबले में कत्ल किया। ये उनका मौक़िफ़ है, जाली मुकाबले में ये उनका मौक़िफ़ है, पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, ये उनका मौक़िफ़ और कत्ल के मुकदमात वापस ना लेने पर पुलिस दबाव और धमकियां दे रही है। ये वो इल्ज़ामात हैं जो वो आयद कर रही हैं। दरखास्त वापस ना लेने पर मजीद जाली मुकाबलों की धमकी भी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक मरियम नवाज ने CCD को खौफ व हिरास फैलाने की मुबैना हिदायत दी हैं, और दरखास्त में अदालत से वज़ीर आला से मंसूब मुबैना हिदायत का नोटिस लेने की इस्तदा। ये जो है वो एप्लीकेशन है जो वालदा ने ये एप्लीकेशन तो है, मगर उसका तनाजुर ये है कि हाल ही में जो है इंसानी हकूक़ के कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि पंजाब के अंदर जो है ना एक साल में 500 पुलिस मुकाबले हो चुके हुए हैं, जिसके अंदर 670 से ज़्यादा हलाकतें हैं। अब ये एक फिनोमिनल खौफनाक किस्म का फिगर है।
ठीक है, ये माजी में भी हम देखते रहे हैं कि एक तरीका रहा है कि ये जाली पुलिस मुकाबले होते हैं और इसके ज़रिए जो है ना लॉ एंड ऑर्डर लाने की कोशिश की जाती है। मगर बहरहाल कानून भी होता है, आइन भी होता है, ज़ाब्ता भी होते हैं, तो उस पैराए में ये दरख्वास्त आती है तो फिर ज़्यादा ज़रा कान खड़े होते हैं। रियाज, क्या कहेंगे आप? आमिर साहब, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और हमने देखा कि तकरीबन 2-3-4 महीने पहले जी नेफे में पिस्तौल चल गया, फलाना हो गया, वीडियोस आना शुरू हो गई, सीसीडी का एक अकाउंट बना और उससे बाकायदा तौर पे जो है वो वीडियोस जो है वो आना शुरू हो गई और जो पुलिस मुकाबले थे उसकी वीडियोस आना शुरू हो गई। तो कुछ सहाफियों ने कहा कि ये फिगर जो है वो 1000 तक पहुंच गया है। ये कोई 1.5-2 महीने पहले की बात है और तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 तक पहुंच गया है कुछ, लेकिन अभी चूंकि उन्होंने बिल्कुल उस हवाले से डेटा रिलीज करना एक किस्म का बहुत कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया था। क्योंकि एक दिन तकरीबन, ये कोई 3 हफ्ते पहले की बात है, एक दिन में पंजाब में 18 अफराद को सीसीडी ने जो है वो मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में जो है वो मारा। मतलब ये ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स हैं, एक दिन के अंदर 18 लोगों को मारा। तो अब अगर 600-700 अगर मतलब बजाय नजर आ रहा है, वैसे तो कहा जा रहा है कि शायद 900 के करीब ये फिगर है जो इस साल का है, 2025 का है, जो बहुत खौफनाक है। मावराए अदालत जो चीजें हैं उसको किसी भी तौर पे लेजिटिमेट नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल है इस चीज में ठीक है, बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स के हवाले से डिसीजन माजी में भी लिए जाते रहे, लेकिन अगर अदालती निजाम को मजबूत किया जा सकता है और इतना ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है जितना इन्होंने कर दिया है, तो अगर वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हक में अगर कर दिया जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो हर एक को जो है वो गोलियां मार के ही खत्म करना पड़े। पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में तो इस किस्म का कम से कम नहीं होता। वहां पे तो सीरियल जो है क्रिमिनल्स होते हैं और रेपिस्ट होते हैं, सारा कुछ होता है, बेहतरीन तरीके से उनको हैंडल किया जाता है, चाहे वो क्रिमिनल साइड पे हो, चाहे जुडिशियल साइड हो या कोई भी साइड हो। लेकिन इस तरह कर देना कि जनाब बस आप देखें और गोली मार दें, मेरे ख्याल है इससे कोई अच्छा ट्रेंड नहीं जाएगा। और ये आने वाले कुछ सालों में हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आपके खिलाफ किसी 2 अफराद के हवाले से जो है वो FIR दर्ज करवा के आपके खिलाफ वो ऐसा केस कर दिया जाए कि वो दिहाइयों आप जो है वो जलील होते रहें। तो मेरा ख्याल है तो उम्मीद करते हैं कि जो है CCD वाले इसके शवाहिद देंगे। मुझे उस खातून बेचारी माँ जिसकी ये दरख्वास्त है, उसके 3 बेटे पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं, एक भाई है और एक दामाद है, तो उसके तो घर में कोई रह ही नहीं गया। तो उसके लिए जाहिर है बहुत ज़्यादा सबूत देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे जो है ये इसको देखना होगा। अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर का होना ज़रूरी है, मगर क्या किस तरीके से किया जाता है इसके ऊपर मेरा ख्याल एक ज़्यादा टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा, तरीक़ाकार जो CCD के अपना रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रियाजुल हक, नुमाइंदा खुसूसी 92 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया। और इसी नोट पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।